हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? यू ऑल मस्ट बी फीलिंग नर्वस, एंजाइटी, बट these things are quite normal. So don't panic, stay calm. Opportunity has come your way to fulfill all your dreams. I wish you all the best on the behalf of Team New Light. So we right away start our discussion. This is another paper of NEET series and see question number first. Bacteria also reproduce by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. Fill in the blank in the given sentence. तो जैसा कि हमें पता है कि बैक्टीरिया में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, सो दैट्स व्हाई दिस कैनॉट बी कंसिडर्ड एज सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन. नो गैमीट फॉर्मेशन, बट इसमें जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज्ड. जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा. तो इसलिए जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर की वजह से दिस इज सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है इसलिए इसको सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, बट दिस इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कंसिडर किया जा सकता. तो और इसके टाइप्स जो हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन, एंड कॉन्जुगेशन. तो ट्रांसफॉर्मेशन में पता है कि जो डीएनए होता है उसको एक सराउंडिंग मीडियम से टेकअप करता है बैक्टीरिया, और आर स्ट्रेन विल चेंज इनटू एस स्ट्रेन, और एस स्ट्रेन वायरुलेंट है. और ट्रांसफॉर्मेशन वाज ड्रिवन बाय ग्रिफिथ्स. ये ग्रिफिथ्स ने दिया था. ट्रांसडक्शन, दिस वाज गिवन बाय जिंटर एंड लेडरबर्ग. जिंटर एंड लेडरबर्ग. और ये बैक्टीरियोफेज वायरस के हेल्प से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, बैक्टीरियोफेज वायरस. और कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और दिस वाज गिवन बाय लेडरबर्ग एंड टेटम. लेडरबर्ग एंड टेटम. तो इसका करेक्ट आंसर हुआ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर सेकंड. Some members of which group of fungi are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. तो इसमें ये फंजाई की क्लासेस दी हुई हैं: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज. एंड अमंग ऑल दीज क्लासेस, ड्यूट्रोमाइसिटीज, most of the members are decomposers, while few are saprophyte or parasites. So according to the question, your correct answer is second is C. Now we move to our next question, question number third. Wide distribution of pteridophytes are limited and restricted to narrow geographical regions. What is reason behind this? तो pteridophytes का distribution कैसा है? Limited है और restricted है. तो narrow geographical region मतलब ये they are not present everywhere. तो उसका पहला रीजन तो ये है कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है. दे रिक्वायर वाटर. क्या मेल गैमेट्स जो होंगे वो स्विम करके पहुंचेंगे. गैमेटोफाइट्स रिक्वायर, और इनके गैमेटोफाइट्स को कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो. सो दे बोथ आर करेक्ट. तो ए एंड बी. थर्ड इज सी. नाउ वी सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. There are many organisms in which reproduction is synonymous with growth. The given below example, how many are such type of organisms? So reproduction and growth, these are mutually inclusive events.
in unicellular organisms, mutually inclusive in unicellular organisms because growth has double characteristics. अगर हम इंक्रीज इन मास को लेते हैं तो भी ग्रोथ डिफाइन कर सकते हैं या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पर डिवीजन जो हो रहा है दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो रिप्रोडक्शन भी है, नंबर इंक्रीज कर रहा है और ग्रोथ भी है। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ईस्ट, पैरामीशियम, स्पाइरुलिना इज a filamentous fungi, multicellular filamentous fungi, ectocarpus, member of brown algae, C-fan is Gorgonia, C-fan is Pinnatula, multicellular। तो इस वजह से फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक्चुअली इसका 5 होना चाहिए। स्पायरुलिना दिस इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट प्रोटिस्टा में रखा गया है इसको, इसलिए इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो फोर्थ इज डी। क्वेश्चन नंबर 5, इन लीव्स a bud is present in the axil of petiole, in simple leaf, compound leaf, axil of leaflets of the compound leaf। What is present in the axil of it? तो ये सिंपल लीफ में प्रेजेंट है, कंपाउंड लीफ में प्रेजेंट है, बट एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ में नहीं प्रेजेंट होती है। ये एक्सिल एक्सिलरी बड क्या है? ये अपाइकल मेरिस्टेम से जो सेल्स छूट जाती हैं। फिफ्थ का हुआ हमारा ए एंड बी, फिफ्थ इज बी। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, in the given below examples, question number 6, in the given below example of different tissue in plant, how many are living and dead tissue respectively? तो लिविंग और डेड टिश्यू पूछे गए हैं। स्क्लेरेनकाइमा, दिस इज ए डेड टिश्यू। फ्लोएम पैरेनकाइमा लिविंग, जाइलम फाइबर्स डेड, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स dead, sieve tube elements living, xylem parenchyma living, phloem fibers dead, companion cells living, collenchyma living, parenchyma living। तो phloem parenchyma 1 और 2 3 4 5 6 6 are living and 5 are dead। Sixth is A। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिलेशन? तो हमें पता है वाटर पोटेंशियल इज मेनली दो कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। और वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल ये हो गया। और प्रेशर पोटेंशियल जो होगा ये इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, और सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू वाटर पोटेंशियल माइनस ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है वाटर। तो ए बी एंड सी, सेवेंथ इज बी। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजिनेज रिक्वायर्स। तो नाइट्रोजिनेज इज एन ऑक्सीजन सेंसिटिव एंजाइम, इसीलिए लेग हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है इसको। लेग हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर है और हाई इनपुट ऑफ एनर्जी 8 ATP is required for ammonia fixed, manganese, molybdenum and iron। तो 8 is A।
क्वेश्चन नंबर 8 का ए है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, plants unlike animals have no specialized organs for gaseous exchange, but they have which structure for this purpose? So lenticels, these are air spaces. Lenticels are air aerating pores, air spaces हैं ये, pores present in the bark and dicot stem and dicot root. Stem and dicot root. और lenticels में नीचे की तरफ इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होंगी, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं और कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स में these may be suberized और unsuberized. सुबेरिन का डिपोजिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और जो सुबेराइज्ड हैं वो हेल्प ट्रांसपिरेशन को कम करेंगी, वाटर लॉस को कम करेंगी, दे विल रिड्यूस द वाटर लॉस. तो 9th और लेंटिसल्स के अलावा यहाँ पर दिया हुआ है स्टोमेटा. तो स्टोमेटा जो है ये गार्ड सेल्स से गार्डेड स्टोमा ओपनिंग होगी और इसमें गैसेस एक्सचेंज वगैरह होगा. इसके अलावा ये हाइडोथोड्स, हाइडोथोड्स जो हैं ये लीफ के टिप और मार्जिन्स पे प्रेजेंट हैं, लीफ के टिप एंड मार्जिन्स. और हाइडेथोड्स से जो वाटर लॉस होता है दैट इज इम्प्योर वाटर लॉस, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. और करेक्ट आंसर होगा हमारा 9th का सी. यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज के लिए पूछा हुआ है. फिर क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स interfascicular cambium and cork cambium from fully differentiated parenchyma cells are example of meristems, interfascicular cambium and cork cambium from fully differentiated parenchyma. तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, डिफरेंशिएशन, फिर एक होता है डी डिफरेंशिएशन और एक होता है रीडिफरेंशिएशन. तो डी डिफरेंशिएशन क्या है? ये ग्रोथ का फिनोमिना है. यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे अपाइकल मेरिस्टेम है, रूट मेरिस्टेम है, ये जो डिवाइड होंगी तो इनसे जो सेल्स बनेंगी वो दे गेट डिफरेंशिएटेड एंड स्पेशलाइज्ड. फिर डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है? डी डिफरेंशिएशन में जो इससे सेल्स बनी हुई हैं अपाइकल मेरिस्टेम और रूट मेरिस्टेम्स वगैरह से, उनमें अगर डिवीजन की एबिलिटी आ जाए, और डिवीजन की एबिलिटी किस वजह से आएगी? ड्यू टू डी स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स. जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड थी उनका डी स्पेशलाइजेशन हो गया, मतलब स्पेशलाइजेशन उनका खत्म हो गया, तो ये डिफरेंशिएटेड, डी स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स. तो डी डिफरेंशिएटेड का एग्जाम्पल कौन सा हुआ है? इसके एग्जाम्पल्स हुए जैसे हमारा वुंड कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, वुंड कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे हुए डी डिफरेंशिएशन के. और रीडिफरेंशिएशन क्या है? रीडिफरेंशिएशन जो इनके मेरिस्टेम के डिवीजन की वजह से बनेंगी वो जो सेल्स होंगी वो रीडिफरेंशिएटेड होंगी, जैसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम,
सेकेंडरी फ्लोएम, ये सारे जो टिश्यूज होंगे ये हमारे रीडिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल था। तो रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। तो यहाँ पूछा गया फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स। तो ये क्या डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल हुआ है, क्योंकि इसका डी स्पेशलाइजेशन हो रहा है। तो 10th इज बी। फिर इसके बाद what is the correct sequence of calorific value of different nutrients in ascending order। तो calorific value हमें पता है कि calorific value 1 ग्राम फूड का जब कंबशन किया जाता है, कंप्लीट कंबशन, उससे कितनी कैलोरीज ऑब्टेन हो रही। और ये कैलोरीमीटर में किया जाएगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर, और लेबोरेटरी कंडीशंस में होगा ये। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा प्रोटीन और प्रोटीन से ज़्यादा फैट्स। और ये कैलोरीफिक वैल्यू होती कितनी है, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए 4.1, प्रोटीन्स के लिए 5.65 और फैट्स के लिए होती है 9.45। इसी तरह से फिजियोलॉजिक वैल्यू भी है। फिजियोलॉजिक वैल्यू जब नॉर्मल ह्यूमन कंडीशंस में जब 1 ग्राम का फूड बर्न होगा तो एक्चुअल एनर्जी कितनी ऑब्टेंड होगी, तो उसे फिजियोलॉजिक वैल्यू कहेंगे। फिजियोलॉजिक वैल्यू जो कि 4, 4 एंड 9, ये एक्चुअली इससे थोड़ी सी कम होती है, 4, 4 एंड 9। तो और इस ये किलो कैलोरी पर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा 11th का ए। क्वेश्चन नंबर 12, in human respiratory system which structures are not supported by incomplete cartilaginous ring। तो ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया से फिर राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई से फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, और सेकेंडरी से फिर टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, और टर्शरी ब्रोंक्यूल्स से फिर टर्शरी ब्रोंकाई, और टर्शरी ब्रोंकाई से फिर ब्रोंक्यूल शुरू होते हैं, लोबुलर ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो इसमें से यहाँ प्राइमरी ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट है, टर्शरी ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो दिया हुआ है यहाँ भी प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इसमें नहीं है। तो 12th का, और इसके बाद फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद क्या, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद फिर एल्वियोलाई, लीड टू एल्वियोलस या एल्वियोलाई। तो करेक्ट आंसर हुआ ए, बी, सी एंड ई। इन नॉट सपोर्टेड बाय ओनली डी, सिर्फ टर्मिनल ब्रोंक्यूल में नहीं है, बाकी सभी में प्रेजेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P50 एंड एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि P50 क्या है, P50 इज द वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन at which 50% hemoglobin is saturated with oxygen। 50% hemoglobin is saturated with oxygen। ह्यूमंस में ये P50 वैल्यू जो होती है, दिस इज 25 mm ऑफ मरकरी। और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हमें पता है, दिस इज सिग्मोइड इन शेप। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 mm ऑफ Hg पे ये 97% सेचुरेशन पहुंचता है। तो 50% सेचुरेशन कहाँ पर पहुंचेगा, तो ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं P50 वैल्यू, और ये 25 mm ऑफ Hg।
तो इसमें रिलेशनशिप कैसा है, दिस इज इनवर्सली रिलेशन, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर P50 वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की एफिनिटी कैसी हो गई, कम हो गई। अगर ये P50 वैल्यू कम है तो इसका मतलब ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या हो गई, ज़्यादा। कम वैल्यू पर ही 50% सेचुरेशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। 13th is B. Now we move to next question. Question number 14. Incomplete double circulation occurs in incomplete amphibians में whale, scoliodon, salamander or ornithorhynchus. This is 14th is C. Salamander is an example of amphibia. Three-chambered heart. फिर which one of the following are correct? तो यहाँ पर मैल्पीजियन बॉडी के बारे में पूछा गया है। ये हमारा बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल विल लीड इन नेक, और नेक के बाद फिर ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और बोमेंस कैप्सूल में आकर के फिर खुलता है ग्लोमेरुलस आफ्रेंट आर्टीरियोल और ये इफरेंट आर्टीरियोल। तो आफ्रेंट आर्टीरियोल का ल्यूमेन बड़ा है, इसका छोटा है, और ये ग्लोमेरुलस क्या है, दिस इज कैपिलरी नेटवर्क। इस पोर्शन को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये हो गया हमारा बोमेंस कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में दो लेयर्स हैं, विस्ट्रल लेयर और ये पैराइटल लेयर। तो बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला करके बोला जाता है मैल्पीजियन बॉडी। या इसी के लिए दूसरा टर्म आता है रीनल कार्पस्कल। दे आर बोथ सेम थिंग। तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये मैल्पीजियन बॉडी ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, ये भी ठीक है। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, ये इनकरेक्ट है। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ पर है, ये ऑर्थ्रोपोड्स कॉकरोचेस वगैरह में प्रेजेंट है। तो करेक्ट आंसर हमारा हुआ बी एंड सी। तो 15th इज ए। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. द मोस्ट नोटेबल डिजीजेस bovine spongiform encephalopathy and Creutzfeldt-Jakob disease. This is BSE, मतलब bovine spongiform encephalopathy, और इसी को बोलते हैं मैड काउ डिजीज। और CZD इज Creutzfeldt-Jakob डिजीज, जैकब डिजीज। तो ये जो है ये हमारे प्रायॉन्स से रिलेटेड डिजीजेज हैं। प्रायॉन्स क्या है, दीज आर इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स। और इसके अलावा स्क्रैपी डिजीज ऑफ शीप, ये भी प्रायॉन्स की वजह से है, स्क्रैपी डिजीज, SCRAPIE। और इसके अलावा फिर स्क्रैपी डिजीज ऑफ शीप के अलावा कुरू डिजीज, कुरू, KURU। तो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मल प्रायॉन्स, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो 16th का करेक्ट आंसर होगा A and C। 16th is A and C। फिर नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अमीबा द स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है। 17th इज B, इसमें कुछ खास नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में कितने स्टेटमेंट्स सत्य हैं। तो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। सही है, अगर फिजियोलॉजिकली एक्टिव ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विल बी मोर, क्योंकि स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द टू membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function, yes, and it is divided by fragmentation, गलत है ये, fragmentation नहीं, यहाँ पे fission होगा।
और सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है 18th का बी, 17th is B, 18th is B. Now we see our next question, question number 19. In hemodialysis, the dialyzing unit contains a coiled cellophane tube surrounded by a fluid, dialyzing fluid, having the same composition as that of plasma, except तो इस तरह से डायलाइजिंग यूनिट रहता है, इसमें यहाँ पर सेलोफेन ट्यूब्स होंगी और ये जिस फ्लूइड में भरी रहती हैं जिसमें ये डायलाइजर कहलाता है। और इसका जो कंपोजिशन है वो प्लाज्मा के जैसा ही होता है, एक्सेप्ट अंतर सिर्फ क्या है कि इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे वो एब्सेंट होंगे। वो नहीं होंगे, वो एब्सेंट होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ब्लड इससे होकर के गुजरेगा सेलोफेन ट्यूब से, तो ये नाइट यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब के लिए सेलोफेन मेम्ब्रेन परमेबल होती है। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, मिनरल आयंस, इन सब के लिए ये सेलोफेन मेम्ब्रेन इज परमेबल। लेकिन आरबीसी और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए ये इम्परमेबल है। तो इस वजह से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो हमारा इस फ्लूइड में बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो ये फिल्टर्ड ब्लड होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट इसमें से रिमूव कर दिए जाएंगे, उसको फिर वेन के थ्रू वापस से बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 19th का होगा, इन सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, 19th इज बी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, डिपॉजिट हो जाता है, पता है, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन देम कॉजिंग फैटिग। So this is due to accumulation of lactic acid. Question number 21st. Question number 21st. In human body, false ribs are attached ventrally to the sternum by the help of, तो ट्रू रिब्स होती हैं 7 पेयर, 3 रिब्स हैं फॉल्स पेयर और 2 रिब्स होती हैं फ्लोटिंग, 3 रिब्स फॉल्स पेयर्स और 7 पेयर्स जो होते हैं ये क्या है, ये ट्रू रिब्स हैं। इनको ट्रू रिब्स क्यों बोला गया, क्योंकि डॉर्सली तो ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होंगी, बट वेंट्रली आकर के ये अटैच्ड होती हैं स्टर्नम से। और यहाँ पर इनका जो कार्टिलेज होता है, दिस इज नोन एज हाईलाइन कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज का जो टाइप है दैट इज हाईलाइन कार्टिलेज। तो फॉल्स रिब्स क्या करती हैं, फॉल्स रिब्स आकर के इसी से अटैच्ड होती हैं, दे डू नॉट डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम। ये स्टर्नम से जाकर के नहीं अटैच्ड होती, बल्कि ये जो 7th ट्रू रिब है इसके कार्टिलेज से जाकर के इसका कार्टिलेज फ्यूज हो जाता है। तो ये टाइप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। फिर क्वेश्चन नंबर 22nd, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम is further classified into sympathetic and parasympathetic neural system। ठीक है, ऑटोनॉमिक के दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। फिर द स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनाई ऑफ कॉक्लिया आर फिल्ड विद फ्लूइड रिस्पेक्टिवली। तो कॉक्लिया क्या है, ये इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर का पार्ट है, और इसमें 3 कैनाल्स हैं। जो ऊपर वाली होती है दैट इज स्केला वेस्टिबुलाई, बीच में जो होगी ये स्केला मीडिया, और सबसे नीचे की तरफ दिस इज स्केला टिम्पेनाई। स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई, और बीच में ये स्केला मीडिया, और स्केला मीडिया में ही सिचुएटेड होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई विच इज रिलेटेड टू हियरिंग। तो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई, इसमें पेरिलिम्फ होगा, और स्केला मीडिया इसमें हमारा भरा होता है एंडोलिम्फ। तो यहाँ पर
तीन हो गए पेरिलिम्फ, तो यहाँ स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनाई, तो पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ। 23rd का होना चाहिए ए। फिर क्वेश्चन नंबर 24th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूड्स ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पर कौन सा है जो सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम करेंगे, तो टेस्टिस जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है, ओवरी ये भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है, गैमेट्स का भी प्रोडक्शन करता है। पैंक्रियाज ये मिक्स ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है ये मिक्स ग्लैंड। तो करेक्ट आंसर हुआ सी, 24th इज सी। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एग्जिबिट सेम मीनिंग, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल। तो 25th का होगा ए, क्योंकि ये तीनों का ही मीनिंग सेम है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल, जहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में हो। मोनोइशियस भी वही, तो मोनोइशियस, मोनो माने होता है सिंगल, एशियस माने होता है ड्वेलिंग या निवास स्थान या हाउस, ड्वेलिंग हाउस। तो किसका हाउस, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन्स के लिए एक ही बॉडी है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए एक ही बॉडी में ये दोनों ऑर्गन्स हैं, तो उसको बोलेंगे मोनोइशियस। तो ये तीनों का मीनिंग सेम ही है, बट अलग अलग ऑर्गेनिम्स के लिए अलग अलग चीजें यूज की जाती हैं। जैसे हर्माफ्रोडाइट उस फंगस के लिए नहीं यूज किया जाएगा, हर्माफ्रोडाइट अर्थवॉर्म वगैरह के लिए यूज किया जाएगा, उसके लिए होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक तरह से। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टर्म्स अप्लाई किए जाते हैं, बट मीनिंग इनका सेम है। क्वेश्चन नंबर 26, in angiosperms for the formation of two male gametes, which type of cell division takes place sequentially in microspore mother cell। तो एंजियोस्पर्म में पूछना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गैमेट्स और which type of cell division takes place sequentially माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल बोलते हैं। पॉलन मदर सेल में मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद फिर इसमें क्या होगा, इसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा और माइक्रोस्पोर्स जो होंगे चार, इसमें फिर माइटोसिस होगी। माइटोसिस, सिंगल माइटोसिस जब होगी तो एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल ये पॉलन में होगी। उसके बाद फिर जनरेटिव सेल जो होगी वो फिर डिवाइड करती है सेकेंड माइटोसिस की वजह से, और एक वेजिटेटिव सेल प्लस दो मेल गैमेट्स, तो वन मियोसिस एंड टू माइटोसिस रिस्पेक्टिवली। 26 is A। Question number 27, pollination while water is quite rare in flowering plants and is limited to about। तो ये तो 30 genera मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स दिया हुआ है। 27 C। Question number 28, in human male reproductive system secretion of which gland constitute the seminal plasma। तो seminal plasma जो fluid part है उसका सीमेन का, दैट इज प्लाज्मा, और ये बनता है सेमाइनल वेसिकल से और प्रोस्टेट से, सिक्रीशन से, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, दिस इज आल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड। तो इनके सिक्रीशन से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का अगर हम आंसर देखेंगे तो ये होगा पेयर्ड सेमाइनल, सेमाइनल वेसिकल्स पेयर्ड है, प्रोस्टेट सिंगल है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड नहीं, सिंगल नहीं, पेयर्ड है। सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड, प्रोस्टेट गलत, पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड प्रोस्टेट गलत, पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल। 28 is D। Now we move to next question, question number 29। Since there are three different alleles, there are six different combinations IA, IB और IO या small I। These are the three alleles in blood group। पूछना है if N represents the number of allele, 3 हो गए alleles, then which one of the following relation is correct for number of possible genotype। तो जीनोटाइप्स यहाँ पर कितने होते हैं, 6 जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं और 4 फिनोटाइप्स पॉसिबल है, हमें पता है। तो
अगर वैसे ये इसका ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का मल्टीपल एलिलिज्म में नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, तो ये होगा n/2 इंटू n+1, तो n/2 3/2 इंटू 3+1 is 4, 2 to the 4 and 3 to the 6, तो ये हुआ 29th is B. Now we move to our next question, question number 30. Which of the following structures are implanted in endometrium of uterus? यूट्रस के एंडोमेट्रियम में कौन सा इम्प्लांट होगा? तो ब्लास्टुला स्टेज इम्प्लांट होती है यूट्रस में, ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला, और इसमें दो लेयर्स हैं, आउटर मोस्ट इज ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोएक्टोडर्म, और इसके अलावा फिर इनर सेल मास दूसरा लेयर, और ये क्या बनाता है? ये फ्यूचर एम्ब्रियो बनाएगा, दिस विल फॉर्म फ्यूचर एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जो बनता है वो इनर सेल मास से बनेगा। तो ये किस स्टेज, ये वाली जो स्टेज है, यहाँ पर ये इनर सेल मास हो गया और ये हो गया आपका ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो जी स्टेज विल गेट इम्प्लांटेड, 30 इज डी। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? तो कॉपर टी, ये क्या आईयूडी है, वॉल्स, ये फिजिकल बैरियर मेथड, मल्टीलोड 375, दिस इज ऑल्सो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, दिस इज नेचुरल मेथड, withdrawal, coitus interruptus, periodic abstinence, or lactational amenorrhea, these are all natural methods of contraception. So periodic abstinence, 10th is 31st is D. और पीरियोडिक एब्सटिनेंस कब? ये 10th to 17th डे, क्योंकि 14th डे पर अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को 28 डेज का कंसिडर किया जाए तो 14th डे पर हमारा ओव्यूलेशन होगा, तो ओवा जो है, ओवर विल रिटेन इट्स वायबिलिटी फॉर 24 आवर्स, इसलिए 10 to 17th डे पीरियोडिक एब्सटिनेंस। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन जेनाइटल वॉर्ट्स एंड जेनाइटल हर्पीज? बोथ आर क्योरेबल डिजीज? नहीं, दोनों क्योरेबल नहीं है, एक क्योरेबल है जेनाइटल वॉर्ट्स। बोथ आर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, करेक्ट है। बोथ आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, करेक्ट है। बोथ आर नॉन क्योरेबल डिजीज, ये भी गलत है। तो यहाँ पर बी एंड सी, 32nd इज डी। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 33rd, इन ह्यूमन स्किन कलर विच आर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? तो यहाँ पे 3 जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, 3 जीन्स आर इन्वॉल्व इन ह्यूमन स्किन कलर, ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर जो रेशियो आता है दैट इज 1:6:15:20:15:6:1। तो ये जो एक होता है ये ब्लैक कलर का होगा, डार्क होगा मैक्सिमम, और यहाँ पर जो जीनोटाइप होता है दैट इज ए बी बी, कैपिटल बी कैपिटल सी, और ये जो होता है ये फेयर है, बाकी में बीच में वेरिएशंस मिलेंगे, और इसका जो होगा ये सारे के सारे रिसेसिव एलील्स। तो यहाँ पर पूछा था लाइटेस्ट स्किन कलर विल हैव द जीनोटाइप, तो 33rd इज सी। Now we move to our next question, question number 34. What is the number of chromosome in queen, worker and drones honeybees respectively? तो हमें पता है कि क्वीन फीमेल है, वर्कर फीमेल है, और ये क्या है? ये फर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। फर्टिलाइज्ड एग का मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों से बनते हैं क्वीन एंड वर्कर, और ये फीमेल्स हैं। इसके अलावा जो ड्रोन्स जो बनते हैं, ड्रोन्स बनेंगे अनफर्टिलाइज्ड एग से। थ्रू पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा।
अनफर्टिलाइज्ड एग थ्रू पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर मेल गैमेट में 16, फीमेल गैमेट में 16, तो ये क्वीन एंड वर्कर में होगा 32, और ये चूंकि अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होगा तो यहाँ पर होगा 16, ड्रोन्स में 16। तो क्वीन वर्कर 32, 32 एंड 16, 34th इज टी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, 35th में पूछा गया है BDNA सैंपल्स कंटेंट 3 lakh 3 lakh base pair, then what is the length of this BDNA sample? तो बेस पेयर, दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस हमें पता है, ये कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 3 लाख में कितना होगा? तो 3 लाख इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा हमारा 10.2, 10 पॉइंट, और या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 102 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 पॉइंट माइनस 10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, तो 1.02 इंटू 10⁴, तो 102 10⁴, तो ये हो गया 10⁻⁻6 और 102 मीटर्स में हुआ ये। अगर हम इसको 0.102 करेंगे तो मिलीमीटर में आएगा, 0.102 इंटू 10⁻⁻3, 10⁻3, तो ये 0.102 मिलीमीटर, क्योंकि 3 लाख में दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो 3 लाख का हो गया पूरा 102 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। और ये अगर हम इसको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 0.102 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻⁻6, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -3 बचेगा, और ये हो जाएगा 0.102 इन मिलीमीटर। तो 35th इज ए। Now we move to next question. Which one of the following type of histone protein are not present in histone octamer? तो हिस्टोन ऑक्टामर हमें पता है H2A, H2B, H3 और H4 इनके डाइमर्स का होता है। ये 4 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और इनका डाइमर प्रेजेंट होगा, मतलब ईच विल हैव इट्स कॉपी। H2A के 2, H2B के 2 और H3 के 2 और H4 के 2, तो टोटल हो जाएंगे 8। और इसमें पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट, तो दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में एक लिंकर डीएनए होता है, दिस इज लिंकर डीएनए, और यहीं पर होता है H1। तो H1 इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम क्या है? ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम। H1 इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। HGP was closely associated with the rapid development of a new area in biology. तो HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू एरिया। तो यहाँ पर चूंकि डेटा बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा था तो इस वजह से बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज उधर हुआ, जिसमें स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर सबको इंक्लूड किया गया। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इन सिट्रस अराइज फ्रॉम, तो इसमें जो न्यूसेलस सेल्स होती हैं ये डिप्लॉयड होती हैं, ये फिर इसके बाद
एम्ब्रियो में एंटर करेंगी और मल्टी वो फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगी। एपोमिक्सिस, एपो मीन्स अवे, मिक्टिक इज मिक्सिंग, तो अवे फ्रॉम द मिक्सिंग मतलब फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं होगा। 38 का क्या होगा, मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू से डेवलप होते हैं। 38 इज बी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर यूज्ड टू elongate। तो डीएनए फ्रैगमेंट्स रेप्लिकेशन फॉर किस तरह से है, तो ये वाला अगर 3 प्राइम 5 प्राइम एंड है तो ये डीएनए का एलोंगेशन, डीएनए पॉलीमराइजेज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये वाला क्या हुआ, 3 प्राइम टू 5 प्राइम हुआ, ठीक है। तो ये इधर वाले का एलोंगेशन किधर होगा, इस तरफ, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क होगा। अब जैसे जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क खुलता जाएगा, अभी तो ये इस तरह से इंटरट्वाइंड था और ये यहाँ पे खुला हुआ था, इस पोर्शन को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। अब जैसे जैसे ये खुलेगा, अभी यहाँ तक खुला हुआ था, सपोज अब ये यहाँ पे आ गया एलोंगेशन होते होते इधर से इधर, तो इस वाले को तो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ खुली मिलेगी, तो ये हमेशा इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। बट ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, अब ये पीछे वाला पोर्शन जो था ये अनरेप्लिकेटेड रह गया, तो फिर से इसका रेप्लिकेशन होगा। फिर जब और आगे खुल जाएगा तो फिर थोड़ा सा और बचा रह जाएगा, उसका रेप्लिकेशन होगा। तो ये जो फ्रैगमेंट्स में होगा, दिस इज नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, इन्हीं को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और इनको ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज, तो लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क और लैगिंग स्ट्रैंड, ये वाला जो है ये लैग कर रहा है तो इसे लैगिंग स्ट्रैंड, दिस इज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। क्वेश्चन नंबर 39 का होगा हमारा सी। नाउ वी मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 40। 40 में पूछा गया है, इन सी अर्चिन डीएनए विच इज डबल स्ट्रैंडेड 70% of the bases were found to be cytosine, तो 17% साइटोसिन, तो साइटोसिन किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जी ग्वानिन के साथ। तो ये इसका भी कितना होगा, जितना साइटोसिन है उतना ही ग्वानिन होगा, तो 17 17 34%। बाकी क्या बचा, बाकी बचा 66%। और ये क्या है, एडेनिन और थायमिन, इनका भी रेशियो बराबर होगा, एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन, तो 66/2 33%। तो जी हमारा हुआ 17%, एडेनिन 33% और थायमिन 33%। तो 40th इज ए। फिर क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज फाइनली डिस्प्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ विच साइंटिस्ट। तो यहाँ पर ये लुई पास्चर थे जिनका स्वान ने फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, और इन्होंने ए बायोजेनेसिस को डिस्प्रूव किया था, ए थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन और बायोजेनेसिस को सपोर्ट किया था, उसके एविडेंस में, उसके फेवर में एक्सपेरिमेंट किया था ये। तो 41 इज डी। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस was proposed by Darwin and Wallace for organic evolution। तो डार्विन और वॉलेस ने देखा था, कुछ ऑब्जर्वेशंस इन्होंने किए थे, और वो ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, पहला था ओवर प्रोडक्शन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, और रैपिड मल्टीप्लिकेशन के बाद भी इन्होंने देखा कि जो स्पीसीज का जनसंख्या है वो स्टेबल रहता है। तो स्टेबल पॉपुलेशन, और ये स्टेबल किस वजह से रहता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, क्योंकि फूड रिसोर्सेज वगैरह कैसे हैं, लिमिटेड हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और जब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हुआ तो
इसमें वेरिएशंस जिनमें थे वो फायदा मिला जो फेवरेबल वेरिएशंस थे, और इसके बाद फिर उनका हो गया नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के बाद फिर इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। जो फेवरेबल वेरिएशंस थे उनको ज़्यादा मीटिंग का चांस मिलेगा, तो उन्होंने अपने जो वेरिएशंस थे वो फर्दर जनरेशंस में पास ऑन किए। तो इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस। इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस के बाद फिर इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन के बाद फिर वो स्पीसिएशन। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस थे। रैपिड मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद भी स्टेबल पॉपुलेशन है। क्यों है? क्योंकि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बाद भी जो वेरिएशंस जो थे वो कुछ में फेवरेबल थे, कुछ में अनफेवरेबल थे। जिनमें फेवरेबल वेरिएशंस थे एडवर्स कंडीशंस को हेल्प कोप अप करने के लिए, वो इनका नेचुरल सिलेक्शन होगा। नेचुरल सिलेक्शन होगा तो इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस होगा, और दिस विल लीड टू, जब जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये एक्यूमुलेट होते रहेंगे तो दिस विल लीड टू स्पीसिएशन। स्पीसिएशन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर होगा 42 सेकंड। ओवर प्रोडक्शन, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 43rd, द अल्फा इंटरफेरॉन कॉल्ड एज। तो अल्फा अल्फा इंटरफेरॉन क्या? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स हैं, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेंगे। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर 43rd का सी। क्वेश्चन नंबर 44th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पीसीज ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम। स्पीसीज पूछी गई है, तो फैल्सीपेरम है, मलेरी है, ओवेल है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। ओवेल, वाइवेक्स और मलेरी। सोमनीफेरम नहीं है, बेलाडोना नहीं है, मलाई नहीं है। 44th इज डी, नॉट पूछा हुआ है, तो बी, बी, सी एंड डी। फिर क्वेश्चन नंबर 45th, which one of the following are the secondary lymphoid organs? The secondary lymphoid organs, pairs, patches, tonsils, lymph nodes, ये सारे हैं। और pairs patches कहाँ पर है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। 45th इज डी। फिर 46th, प्राइमरी lymphoid organs are bone marrow and thymus। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी, को आना ही नहीं चाहता ये क्वेश्चन। तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। तो इसमें से कौन कौन सी कॉन्जेनाइटल डिजीज है? टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी से, एचआईवी से, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से, मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, वाइवेक्स, और ये सारी क्या इन्फेक्शियस डिजीजेस होंगी, कॉजेटिव एजेंट्स है। और हीमोफीलिया जो है ये जेनेटिक डिजीज है। हीमोफीलिया ए, बी एंड सी होती है। हीमोफीलिया ए एंड बी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। और सी जो होगा ये हमारा होगा ऑटोसोमल रिसेसिव। तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्जेनाइटल, तो सिर्फ एक ही हुई। 46 का क्या हुआ? डी। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं मैचिंग, क्वेश्चन दिया हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन ये हमें पता है, ये क्रॉप से रिलेटेड है, ठीक है। सिल्वर रेवोल्यूशन दिस इज रिलेटेड टू एग। व्हाइट रेवोल्यूशन दिस इज रिलेटेड टू मिल्क, एंड ब्लू रेवोल्यूशन दिस इज रिलेटेड टू पिसिकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन तो आपका होगा इनकरेक्ट। करेक्ट हुआ सिर्फ एक, 47th का भी हुआ डी, ठीक। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 48,
द टोटल रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर प्रेजेंट इन पीबीआर 322। तो पीबीआर 322 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं या रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं, वो है इको R1, ये इकोलाई R1, फिर प्रोटियस वल्गैरिस 1 and 2, फिर इसके बाद प्रोटियस स्टुअर्टी, प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी, फिर इसके बाद प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी 1 के बाद फिर इसमें है कैरियोफेनन लैक्टम 1 इन D3, और बैम H1। बैम H1 क्या है, बैम वैसिलोमाइलो लिक्विफेशियंस, ये बैम H1। और इसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस फर्स्ट, और PbU2 हो चुका है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑफ कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। तो कॉपी नंबर निकालने के लिए कॉपी नंबर कौन डिसाइड करेगा, ये ओराई। ओराई मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये वो साइट होगी जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। जब हम फॉरेन डीएनए को इससे लाइगेट करेंगे तो इसके बाद ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होगा। तो ये एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का भी काम करता है, प्लस ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। तो 49 का हुआ हमारा ए। फिर क्वेश्चन नंबर 50, द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स आर दीज आर नोन एज ट्रांसपोसोन्स, जंपिंग जीन्स, मेज में इनको खोजा गया था, और किसने खोजा था, बारबरा मैकक्लिंटॉक। बारबरा मैकक्लिंटॉक। फिर क्वेश्चन नंबर 51, a biocontrol agent to be a part of an integrated pest management should be। बायोकंट्रोल एजेंट के बारे में पूछते हैं तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए और इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। 51st इज डी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 52nd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 52, which one of the following is not a component of downstream processing, separation, purification, preservation, expression। तो ये इसमें सेपरेशन भी है, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, जो प्रोटीन फॉर्म हो रही है एक्सप्रेस होगी उस फॉर्म में। तो प्रोडक्ट जब बन जाएगा उसके बाद ये जो प्रोसेसिंग है दैट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। 52 का डी। 53rd, द टाइगर सेंसस इन आवर नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन। तो टाइगर सेंसस और नेशनल पार्क्स में ये बेस्ड होता है पगमास और फीकल पैलेट्स पे। पगमास हर टाइगर का स्पेसिफिक है और फीकल पैलेट्स भी। तो 53rd इज ए। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, if a new habitat is just being colonized, which process may contribute more significantly to the population growth। तो न्यू चूंकि कॉलोनाइजेशन हो रहा है, नई पॉपुलेशन आ रही है, तो इमिग्रेशन विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। 54th इज बी। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बारे में पूछा गया। नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, सेक्स रेशियो। नेटैलिटी इज बर्थ रेट, मोर्टैलिटी इज डेथ रेट, सेक्स रेशियो मेल एंड फीमेल रेशियो। और स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन जो है ये वेजिटेशन में, वेजिटेशन को उनकी हाइट के अकॉर्डिंग डिफरेंट लेयर्स में अरेंज करना, दिस इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। तो फॉरेस्ट वगैरह में हमने देखा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अलग अलग हाइट के प्लांट्स होंगे, तो ये जो होंगे ये स्ट्रैटिफिकेशन, ये लेयर्स में जो डिफरेंट लेयर्स में अरेंज है, दिस इज स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये कम्युनिटी के लिए सिर्फ स्ट्रैटिफिकेशन है, बाकी क्या है ये पॉपुलेशन के लिए।
तो 55 इज ए। फिर क्वेश्चन नंबर 56, आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट, the soil formation this accounts for 50%. 56 is D. Question number 57, friends of Arcata Marsh, friends of Arcata Marsh इन्होंने क्या किया था, दे कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव, कंट्रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन और वाटर पॉल्यूशन। ये इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट था इनका, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 58, in biomagnification of DDT in an aquatic food chain from a small fish to large fish, how many times DDT will increased? तो स्मॉल फिश टू लार्ज फिश पूछा हुआ है, स्मॉल फिश में कितना है 0.5 पर मिलियन और लार्ज फिश में कितना है 2.2 पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पर 0.5 से 2, तो 4 टाइम्स। 58 इज सी। ठीक है, फिर इसके बाद 59, व्हाट इज एंट्रम? तो एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी है ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल में, और सबसे बाहर वाली लिया थीका एक्सटर्ना, फिर इसके नीचे थीका इंटरना, फिर ये ग्रैनुलोसा सेल्स, और ग्रैनुलोसा सेल्स में ही फिर बीच में ये हमारा एंट्रम, और एंट्रम के बाहर फिर ये तुम्हारा होगा सेकेंडरी oocyte, जोना पैलोसिडा और बाकी क्यूमुलस ओफोरस वगैरह। तो 59 का हमारा आंसर होगा एंट्रम इज ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन टर्शियरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल। तो ये 59 इज सी। क्वेश्चन नंबर 60, which one of the following are correct match? Mendel experimented 1856 to 63, गलत है। मेंडल वर्क पब्लिश इन 1865, ठीक है। रीडिस्कवरी 1920 में नहीं 1900 में थी। मेंडल वर्क वो प्लस 1865 में हुआ था। तो यहाँ पर दो आंसर्स, मेंडल वर्क पब्लिश इन 1865 एक ही सही है, ओनली बी। दो और 60 is C, 1850। Question number 61, which one of the following are the laws of inheritance which do not have exception? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का तो हमें पता है कोडोमिनेंस है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी है, दीज आर एक्सेप्शंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका भी लिंकेज जो है वो एक्सेप्शन है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, दिस इज विदाउट एनी एक्सेप्शन। 61 is B। Question number 62, which one of the following is not the period of Paleozoic era? तो पहला दिया क्रिटेशियस पीरियड, तो क्रिटेशियस पीरियड हमें पता है कि इसका है मीजोजोइक एरा का। मीजोजोइक एरा में कौन से थे? ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। मीजोजोइक एरा में ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग? दिस इज, और ये रेजिस्टेंस शो करती थी मूंगविन किसके लिए? 63rd, रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू।
63rd का हमारा हुआ ए। फिर क्वेश्चन नंबर 64, फ्लॉक्स आर रिलेटेड विद। तो फ्लॉक्स क्या है? फ्लॉक्स जो ये फंगल मैशवर्क है और विद कैप्चर्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियल फिलामेंट, फंगल फिलामेंट, मैशवर्क और एरोबिक बैक्टीरिया से मिलकर के बनेगा फ्लॉक्स। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट में यूज होगा। 64th इज ए। 65, द एरियाज वेयर प्राइमरी सक्सेशन अकर्स, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, रिजर्वायर, लैंड्स दैट हैव बीन फ्लडेड, बर्न फॉरेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ सेकेंडरी सक्सेशन होगा, क्योंकि पहले कभी वेजिटेशन था, जहाँ पे पहले कभी वेजिटेशन ना हो, फ्रेश वेजिटेशन हो रहा हो, तो वहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन। तो 65 इज ए एंड बी, 65 is C. Now we move to next question, question number 66. In a species area relationship, what is the value? Value कितनी होती है? 0.12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, 0.1, 0.12, 0.2, 0.12, 0.2 और this is regardless of taxonomic group in the region, regardless of taxonomic group। ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप पे नहीं डिपेंड करेगी, ग्रुप ऑफ द रीजन, उस रीजन का जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है उस पर डिपेंड करेगा। और ये इसका वैल्यू होता है 0.1 to 0.2। तो पूछ रहे हैं मोर फॉर बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, मोर फॉर मोलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट, सिमिलर फॉर बोथ। तो ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप पे डिपेंड नहीं करेगा, करीब करीब फिक्स होगा, तो सिमिलर फॉर बोथ। 66 इज सी। क्वेश्चन नंबर 67, which kingdom forms a link with the others dealing with plants, animals and fungi। तो इन सब के एंसेस्टर्स कहाँ पे हैं? प्रोटिस्टा में, क्योंकि प्रोटिस्टा में क्या है? 3 तरह के ग्रुप्स हैं, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंगस लाइक। प्रोटिस्टा है इन सभी का फंगस लाइक और एनिमल लाइक। तो इन प्लांट, फंगस और एनिमल, इनके एंसेस्टर्स कहाँ हुए? ये प्रोटिस्टा में हुए। तो 67 इज सी। 68, when macrospores and microspores germinate, then which structures are formed respectively in pteridophyta। तो जहाँ पर जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं, हेट्रोस्पोरस कौन कौन से हैं? हेट्रोस्पोरस है सिलेजिनेला, सैल्विनिया, सैल्विनिया, आइसोइड्स। तो इन सब में हेट्रोस्पोरस कंडीशन है, और हेट्रोस्पोरस कंडीशन जो होगी ये मैक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर, मैक्रोस्पोर will produce female gametophyte and microspore will produce male gametophyte। तो 68 का हमारा होगा बी। क्वेश्चन नंबर 69, जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जाइगोटिक मियोसिस, जहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये होता है हमारा स्पैरोगायरा। क्वेश्चन नंबर 70, इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट एनिमल हाउ मेनी है बायलैटरल सिमेट्री। तो बायलैटरल सिमेट्री कहाँ से शुरू हुई थी? प्लैटीहेल्मिन्थीज से, और प्लैटीहेल्मिन्थीज से फिर एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सब में ही बेसिक जो सिमेट्री है दैट इज बेस हमारी बायलैटरल सिमेट्री। तो यहाँ पर एस्कैरिस राउंड वर्म, एनाफिलीज इंसेक्ट, एडीज इंसेक्ट, नेरीज, ये तुम्हारा हो गया एस एनिलिड, टीनोफोरा, टीनोप्लाना, ये तुम्हारा हो गया टीनोफोरा का मेंबर। और टीनोफोरा में सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल, टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री। और इसके बाद फिर स्पॉन्जिला, बाथ स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज,
और हाइड्रा, सीलेंट्रेट, एडेम्सिया, सी एनिमोन, एडेरिया या सीलेंट्रेटा, फैशियोला हेपेटिका, इन सब में भी सीलेंट्रेटा में क्या सी है, रेडियल। और इसमें टोरिफेरा में एसिमेट्रिकल है। फिर फैशियोला प्लेटिहेलमिन्थेस का मेंबर है और बैलानोग्लॉसस हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है। तो बायलैटरल सिमेट्री किस किस में हुई, एस्कैरिस में हुई, एक, दो, तीन, और इसके बाद नेरीज, ये भी एनालिडा का मेंबर है, चार, और फिर पाँच और छः, छः में होनी चाहिए सेवेंटीज बी, तो ये सिक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 71, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम ऑफ एनिमल। तो ये स्टूथियो है, ऑस्ट्रिच, और ये फ्लाइटलेस बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड। गिवन एनिमल कैन फ्लाई टिल वेरी हाइट, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। इन द गिवन एनिमल pneumatic bone occurs. The given animal is Poikilothermus, ये क्या है, ये वार्म ब्लडेड है। इन द गिवन एनिमल क्रॉप एंड gizzard occurs, ठीक है। इन द गिवन एनिमल स्केल्स ऑन हाइंड लिम्ब में स्केल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तीन ऑप्शंस करेक्ट है। थर्ड बी, 71 is B. Question number 72. In the flowering plant, for the formation of 800 male gametes, how many pollen mother cell, pollen grains and number of meiotic divisions are required respectively? तो यहाँ पर 800 मेल गैमेट्स दिए हुए हैं, पूछा गया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 800 हाउ मेनी पॉलन मदर सेल। तो 100 पॉलन मदर सेल हैं, उनसे कितने 400 पॉलेंस बनेंगे, और 400 पॉलेंस विल प्रोड्यूस, ईच पॉलन विल प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स, तो इसलिए इससे 800 मेल गैमेट्स। तो पॉलन मदर सेल्स कितनी हुई, 100 हो गई, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स कितने हुए, 400 हो गए, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन्स रिक्वायर्ड, एक बार जब मियोटिक डिवीजन होगा तो एक से चार बनते हैं, चार पॉलन ग्रेन्स, तो इसलिए 100 से 100, तो 72 इज ए, करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज आर नॉट इंक्लूडेड इन द बाथ। तो अगर एनाटॉमिकल डेफिनेशन बाथ की देखी जाएगी तो दैट इंक्लूड्स ऑल द टिश्यूज आउटसाइड वैस्कुलर कैम्बियम, ये सारे बार्क में इंक्लूड किया जाता है। और अगर इकोनॉमिकल डेफिनेशन देखोगे तो इकोनॉमिकल डेफिनेशन में जो फैलोजन है उसके बाहर के टिश्यूज जो होंगे वो कंसिडर किए जाते हैं, इकोनॉमिकल डेफिनेशन। तो यहाँ पर आ गया बार्क। तो वैस्कुलर कैम्बियम जो अंदर की तरफ होगा ये जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, फिर प्राइमरी जाइलम ये बनाएगा, और बाहर की तरफ फ्लोएम। तो सेकेंडरी फ्लोएम विल बी पार्ट ऑफ दिस, पेरिडर्म विल बी द पार्ट ऑफ दिस, प्राइमरी जाइलम नहीं होगा और सेकेंडरी जाइलम नहीं होगा। तो 73 इज सी एंड डी। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू नॉट इंक्लूडेड, नॉट पूछा हुआ है, तो इसमें प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम ये पार्ट नहीं होंगे, ए एंड बी। 73 इज बी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, 74 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हमें पता है एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, हमारे लूज टिश्यू हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द लूज कनेक्टिव टिश्यू, करेक्ट आंसर होगा एडिपोज। टोटल नंबर ऑफ हार्ट अकर्स इन कॉकरोच। तो कॉकरोच में अगर हार्ट देखे जाएंगे तो कितने होंगे, हार्ट होता है ये 13 चैम्बर्ड, सबसे पहले वाला, इसके नीचे फिर ये बाकी हार्ट्स होंगे, ये ऑस्टिया होगा,
तो यहाँ पे चैम्बर कितने होते हैं, चैम्बर हुए जाकर के 13, और हार्ट लेकिन सिंगल है, हार्ट इज सिंगल, तो करेक्ट आंसर हुआ 75 का डी। क्वेश्चन नंबर 76, इन 80 years राइबोसोम एस स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इट इनडायरेक्टली मेजर्स। तो ये स्वेटबर्ग यूनिट है, यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन, किस स्पीड पर ये सेटल होते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या, सेंट्रीफ्यूगल प्लेट होती है और इसमें टेस्ट ट्यूब्स, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेडिमेंट डेंसिटी इनका सेपरेशन होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। तो इसको रोटेट करते हैं हाई स्पीड पे, तो जो भारी होगा वो नीचे बैठेगा, जो हल्का होगा वो थोड़ा ऊपर रहेगा। तो ये दो ऐसे सब्सटेंसेस के लिए सेपरेशन मेथड है जिनका साइज और डेंसिटी वगैरह डिफरेंट हो। तो 76 का क्या हुआ, बी। फिर क्वेश्चन नंबर 77, which of the following metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological process। तो ट्रिप्टोफान होगा, ट्रिप्टोफान क्या है, अमाइनो एसिड है, और ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है, प्राइमरी मेटाबोलाइट। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, usually the source is understood to be the part of the plant which synthesizes the food, that is the leaf, ये source हो गया, and sink the part that kneads or stores the food, but the source and sink may be reversed depending on the, ये सीजन के अकॉर्डिंग रहता है, सीजनल है, या फिर अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स। 78 इज ए। फिर क्वेश्चन नंबर 79, द कंप्लीट combustion of glucose which produces carbon dioxide and water as end products, the sum total of reactant and product। product molecule in the complete aerobic respiration। तो सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट, तो C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6 वाटर, यही है कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज की रिएक्शन, और प्लस एनर्जी। तो यहाँ पर कितने हुए, 6 6 12 प्लस 6 18 प्लस 1 मॉलिक्यूल, ये तो टोटल 19। 79 का सी, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का कंप्लीट काउंट। द कंपाउंड ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आर फॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ, ये तो क्रेब्स साइकिल में लास्ट प्रोडक्ट बनता है, हैच एंड सेलेक्ट पाथवे में भी बनेगा। तो 80 इज बी, ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 81, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन होता है और ड्रग्स। व्हाट इज हेपेरिन, हेपेरिन इज एन एंटीकोगुलेंट, और केमिकल नेचर क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 82 इज सी। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन काइटिन वगैरह में, और ये क्या है, ये केमिकली मॉडिफाइड सुगर्स। 83 is C। What is the full form, nicotinamide adenine dinucleotide। 84 is C। Question number 85, total number of cytochromes involved in ETS। तो ये B, C1, A, A3, BC1CAA3। साइटोक्रोम सी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर हो गया 5। 85 इज डी। क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट डज नॉट गिव ग्लूकोज एज ए प्रोडक्ट आफ्टर डाइजेशन थ्रू एंजाइम्स। तो ये सारे डाइसैक्राइड दिए, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। तो माल्टोज क्या, दो ग्लूकोज मोनोमर से मिलकर बना होता है,
तो ये तो देगा। लैक्टोज जो है ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर के बना हुआ है, ये भी ग्लूकोज देगा। और सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर के बना हुआ है, तो ये भी ग्लूकोज देगा। तो यहाँ पूछा हुआ कौन सा नहीं देगा, तो करेक्ट आंसर होगा डी, डज नॉट गिव। फिर क्वेश्चन नंबर 87, प्रोडक्शन ऑफ ए ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज। तो बैक्टीरिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग करके ह्यूमन प्रोटीन कैसे बन जाता है, क्योंकि जेनेटिक कोड कैसा है, यूनिवर्सल है। 87 इज डी, मतलब आउजी वहाँ भी मैथ्योनिन के लिए है, ठीक है। द इविल क्वार्टेट टर्म आर रिलेटेड विद, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड था, और इविल क्वार्टेट में क्या था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, चार चीज़ें थी। और इसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और इसके बाद हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन, चार। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 89, realizing the significance of participation by local communities, the government of India in 80s has introduced the concept of joint forest management। यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज के पार्टिसिपेशन के साथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गई है, ये तुम्हारा रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, सॉरी ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल डी, कॉर्पस ल्यूटियम, और ये होगा तुम्हारा सेकेंडरी oocyte, और ये कॉर्पस ल्यूटियम चेंजिंग इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। ये कॉर्पस ल्यूटियम बना, फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा ये कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज होगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम, ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, ये सेकेंडरी oocyte, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा बी, एक्ट एज टेम्पररी ग्लैंडोक्राइन ग्लैंड, सिक्रेट्स ए पेप्टाइड हार्मोन नहीं है, स्टेरॉयड हार्मोन है। बी, एक्ट एज ए टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, सिक्रेट स्टेरॉयडल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, मेन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, इससे ईस्ट्रोजन भी सिक्रेट होता है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय बी सपोर्ट प्रेगनेंसी, यस प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। तो दो करेक्ट हुए, एक थर्ड और एक फोर्थ, सी, 90 इज सी। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, आई विश यू ऑल गुड लक। अच्छे से पढ़ाई करिए, स्टे काम, स्टे फोकस, जस्ट रिलैक्स, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की हुई है, और भगवान चाहेगा तो आप सभी बहुत अच्छे मार्क्स से सेलेक्ट हो गए, बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा आप लोगों को। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।